हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस व्याख्यान में व्याख्याता के रूप में आपने अपनी सहमति दी हमारे प्रतिभागियों के बीच उपस्थित होने के लिए और हमें अपने वक्तव्य से संवर्धित करने के लिए आपने सहमति दी है। इसके लिए आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए स्वागत करते हैं। मैं अपने प्रतिभागियों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर मनोज पांडे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अध्यक्ष हैं और आज के लिए इन्होंने जो विषय चुना है वह मूलतः हमारे इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के केंद्रीय विषय के साथ बहुत ही गहराई से संयुक्त है। प्रोफेसर पांडे जी ने आज का विषय आपके साथ बातचीत करने के लिए और वक्तव्य रखने के लिए जो विषय चुना है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक अवबोध। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि विरासत की पहचान ही अवबोध के रूप में हमारे सामने आ सकती है। और सर आपका स्वागत इसलिए भी कि हमारे इस समूह में जितने भी लोग हैं वो सब उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित हैं, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, सभी को अपने अध्यापन के क्रम में युवा मस्तिष्कों के साथ मिलने जुलने और उनके बीच अपने चिंतन को एक तरह से डालने, पनपाने और विकसित करने का अवसर मिलता है। तो स्वाभाविक है कि अपनी विरासत के साथ यदि हम प्राध्यापक अपना एक स्पष्ट अवबोध बना सकेंगे तो यह क्रमशः छनते हुए हमारे विद्यार्थियों और वहां से होते हुए कितने ही अध्यापकों, प्राध्यापकों और युवाओं के मस्तिष्क तक जाएगा। तो आपका यह विषय बहुत ही उत्तम और बहुत संतोषजनक लगा। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता है। मैं अपने प्रतिभागियों से ये कहूं सिर्फ इतना ही कि भारत के संबंध में भारत की जो संस्कृति रही है, जितने पिछले दिनों व्याख्यान हमारे प्रतिभागी सुन चुके हैं, आज 29वां व्याख्यान है और भारतीय संस्कृति की जो मूल सुन चुके हैं आज। मेरी आवाज गूंज रही कहीं। भारतीय संस्कृति की जो एक बहुत बड़ी पहचान है, सांस्कृतिक अवबोध के विषय में बात करते हुए प्रोफेसर पांडे जरूर उस पर उंगली रखेंगे और आपके सामने स्पष्ट करेंगे। लेकिन एक बात बार बार आती है, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, यानी अन्य जो हमारे मत के नहीं हैं उनके प्रति भी सम्मानजनक स्वीकृति, यह भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी पहचान है। जिसके और अन्य के प्रति, अन्य यानी यहाँ मैं चिंतन की धाराओं की बात कर रही हूँ, विचारधाराओं की बात कर रही हूँ। तो अन्य विचारधाराओं और चिंतन धाराओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन और उनकी स्वीकृति, यह भारत की समावेशिकता की बहुत बड़ी पहचान है। तो इस प्रकार की अन्य अनेक विशेषताओं के संबंध में आपने अपने व्याख्यानों में सुना है और आज उनका एक तरह से समावर्तन कहूं, एक तरह से संयोजन, इस प्रकार की बातें संभवतः हम अपने प्रोफेसर मनोज पांडे जी से सुनेंगे, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ अपने चिंतन को लेकर बहुत प्रसिद्ध और श्रेष्ठ सुचिंतित व्यक्तित्व हैं और इनका अध्ययन व्यापक रहा है। तो हम लोग ये कहते हैं बहुपठित और बहुत विवेचक व्यक्तित्व का व्यक्ति जब हमारे पास प्रोफेसर के रूप में उपस्थित हो, व्याख्यान देने के लिए और उपस्थित हो, तो इसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आपके प्रति कृतज्ञ हैं और हम दोनों समन्वयक आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कृपया अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें प्रोफेसर मनोज जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है सर और इस आभासी पटल पर। और मैं बता दूं कि अभी सर की एक बहुत ही एक चर्चित पुस्तक है जो बड़ी चर्चा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकात्मकता के शिल्पकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व पर और उनके जीवन दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है जो कि बहुत छाई हुई है, या फिर इसका बड़ा प्रचार हो रहा है इस वक्त। और सर एक राष्ट्रीय चिंतक के रूप में जाने जाते हैं और प्रखर वक्ता हैं। पूरे भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में लगातार आपकी जो है आवाजाही लगी रहती है सर। और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना या चिंतन के चिंतन विषय पर आपने एक संगोष्ठी भी करवाई थी और उसके आप विद्वान भी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा विषय के आप आधिकारिक विद्वान हैं
और साथ ही मैं बता दूं कि आप IIES शिमला के अध्येता हैं। तो एक मिला-जुला कर एक बहुत ही गंभीर वातावरण तैयार होता है मनोज पांडे सर का नाम लेने से, पर सर का व्यक्तित्व उतना ही सरल और सहज है। बिना किसी प्रोटोकॉल के सर के सामने सर से मिला जा सकता है, उन तक पहुँचा जा सकता है और बिना लगातार आपकी जो है अध्ययनशीलता जारी है। तो आपने आधुनिक हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक अवबोध विषय लिया है हमारे इस रिफ्रेशर कोर्स के इस वक्तव्य के लिए। तो सर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मेरा थोड़ा-सा टेक्निकल मेरी यहाँ पे असुविधा हो गई तो मैं बहुत-बहुत स्वागत है सर। मैं फिर मोबाइल से जुड़ा तो अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी धन्यवाद बंधु। सभी को सादर नमस्कार और विशेषकर इस कार्यक्रम के संयोजिका हमारी बड़ी दीदी आदरणीय राष्ट्रीय जी और अनुज राम प्रवेश जी। आप लोगों ने मुझे लगता है लगभग 10 मिनट तो ऐसी प्रशंसा में लगा दिए हमारी कि मैं बड़े पशुपेश में हूं कि अगर आपके इन शब्दों की इज्जत नहीं रख पाया तो मुझे लगता है प्रतिभागी मित्र भी हमारे आपसे भी नाराज होंगे, मुझसे क्या नाराज होंगे, आपसे ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी उपमाएं और क्या कहें कि इतने अलंकरण आपने दे दिए हैं। बहरहाल मित्रों, मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं और कोशिश से करूंगा कि अपनी जानकारी, हर एक की अपनी जानकारी का अपना दायरा होता है, अपनी समझ का अपना दायरा होता है। हमारी भी अपनी समझ का जो दायरा है, जो जान पाया हूं, जो जानने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी क्रम में मुझे लगता है कि आज रिफ्रेशर कोर्स, हम सभी रिफ्रेशर कोर्स करते हुए ही यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इस रिफ्रेशर कोर्स में आज शामिल हुए हैं। आज आप यहाँ प्रतिभागी के रूप में हैं, कल आप कहीं न कहीं वक्ता के रूप में भी होंगे। तो चाहे हम वक्ता हों या प्रतिभागी हों, निरंतर कुछ न कुछ सीखने का अवसर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को मिलता है, हमें भी आप सबके साथ जुड़ने से। और जैसा मैंने कहा कि यह अवसर विश्वविद्यालय के इन हमारे आत्मीय जनों ने प्रदान किया है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी कुछ सीखने के लिए एक सुविधा बनी है और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ एक सार्थक संवाद, आज जैसा मैडम ने कहा कि जो रिफ्रेशर कोर्स लगभग 12, 14 या 15 दिन का, जितने भी दिन का हो, इस रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से जिस बात पे चर्चा, जो केंद्रीय थीम है आपकी कि सांस्कृतिक विरासत को लेकर, यह सांस्कृतिक विरासत कितनी महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में क्यों इस पर चर्चा और चिंतन की विशेष अपेक्षा है। मुझे लगता है कि आज का यह विषय, इस रिफ्रेशर कोर्स का यह विषय संभवतः इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रख करके किया गया होगा कि बदलते हुए समय संदर्भ में हम लोग अपने उन सांस्कृतिक पक्षों की तरफ विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करें अपना, और उन पर विचार और चिंतन मनन हो, जिनसे लंबे समय से हमारा एक रिश्ता या तो कटता गया है या कि काटा जाता रहा है। बहरहाल हम बातचीत इस पर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष अपनी बात बहुत विस्तार में न रखूं, बहुत समय का दुरुपयोग न करूं। जितना समय हमारे पास है उस समय में से अधिकांश समय में बचाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप सभी के साथ संवाद हो सके। क्योंकि मैं ये मानता हूं मित्रों कि एक पक्षीय रूप में कोई भी बातचीत, और खासकर ऐसी बातचीत, या तो एक विडंबना है कि हम सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, ऑफलाइन माध्यम से जुड़ते हैं, तो जिन लोगों ने रिफ्रेशर कोर्स ऑफलाइन किया होगा उन्हें मालूम है, उसका अपना एक अलग आनंद होता है। और उस आनंद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम सबको प्राप्त होती है वो यही होती है कि हम एक दूसरे के साथ रूबरू होते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं।
बहरहाल जो भी व्यवस्था हमारे समक्ष है उस व्यवस्था का फायदा उठाते हुए हम कोशिश यही करेंगे कि एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें, क्योंकि रिफ्रेश होने का मतलब पुनश्चर्या जो पाठ्यक्रम है हमारा, इसका तात्पर्य ही यही है कि हम दोनों वक्ता श्रोता दोनों अपने तरीके से इस चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। कुछ नए विचार, कुछ नए बिंदु हम सभी अपने दिमाग में, अपनी चिंतन में, अपने विचार में ले आ सकें। यही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता भी है और यही हम सबका अपना धर्म भी बनता है। आइए बात शुरू करते हैं। जो विषय मुझे आवंटित किया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक अवबोध। मित्रों, मैं ये मानता हूं कि किसी भी विषय पर बातचीत करने के पूर्व उस विषय का जो नामकरण किया गया है, उस नामकरण का आशय क्या है, उस नाम का आशय क्या है। मेरा आशय यह है, मतलब यह है कहने का कि अगर मेरा आपसे परिचय होता है तो मैं परिचय के क्रम में बाकी चीजों से बाद में हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले जिस नाम से, जिस नामवाची संज्ञा से हमारा परिचय होता है, उसके अर्थ को, उससे भी बहुत कुछ अर्थ ध्वनित होता है, उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना यही तरीका होगा। मैं नाम को लेकर के ही इसलिए मैंने कहा कि पहले बात शुरू करता हूं। विषय दिया गया है आधुनिक हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक अवबोध। इसमें देखें आप, आधुनिक हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य एक साथ भी हम रख लें, सांस्कृतिक अवबोध। मोटे तौर पर ये 4 या 5 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं इस शीर्षक के अंतर्गत। आधुनिक क्या है, मुझे लगता है कि बात हमें इन 4-5 शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ानी चाहिए। आधुनिक क्या है, आधुनिक हम किसे कहेंगे, और आधुनिक जब हम कहते हैं तो आधुनिक कहने से, यद्यपि राजनीतिक रूप से और जो विकास क्रम है ऐतिहासिक रूप से जिसको हम कहें, कि हम सभी ये जानते हैं कि आधुनिक लगभग 19वीं शताब्दी के दूसरे चरण से, उत्तरार्ध से हमारे यहाँ आधुनिकता का श्री गणेश होता है। आधुनिकता की चर्चा भारतीय संदर्भ में मिलती है। यहाँ मैं जब आधुनिक कह रहा हूं तो आधुनिक से, हिंदी साहित्य के संदर्भ में इस बात को उठा रहा हूं, तो आधुनिक से हमारा आशय क्या है, इसके सापेक्ष शब्दों को लेकर के। सापेक्ष से हमारा आशय यह है कि आधुनिक के साथ यदि हम 3 और शब्दों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं कि आधुनिक, मध्यकालीन और समकालीन, क्योंकि ये तीनों ही शब्द हम सबके समझने के लिए ज्यादा, तो हम सबकी जानकारी में, आमतौर पर सभी की जानकारी में है, हम सभी अध्यापक वर्ग हैं। मध्यकालीन, आधुनिक समकालीन और मध्यकालीन के बीच का वह दौर है, तो दोनों से क्या रिश्ता बनता है। अगर इस रिश्ते की पहचान करते हुए हम आधुनिक को समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि आधुनिकता या आधुनिक पदबंध जो दिया गया है, इसको हम बेहतर तरीके से अपने उस सांस्कृतिक अवबोध के साथ जोड़ने तक पहुंच सकेंगे। आधुनिक की पहचान, मध्यकालीन की पहचान जो हमारे यहाँ रही है, वह एक प्रकार से अगर प्रवृत्तिगत रूप में कहा जाए तो जो सामंती और दरबारीपन रहा, या कहें कि ब्रह्म और माया को लेकर, ईश्वरीय आस्था को लेकर, और उस आस्था में भी मैं कहूंगा कि ब्रह्म और माया को लेकर के जो चिंतन हमारे मध्यकालीन भक्तों संतों के यहाँ मिलता है, जो एक अलौकिकता का भाव मिलता है, वह अलौकिकता का भाव हमारे मध्यकाल की विशेषता है। हर काल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि मध्यकाल में वही चीजें क्यों हैं, लेकिन मध्यकाल की वह चीजें मूल रूप से, या कहें कि प्रमुख रूप से मध्यकाल को निर्धारित करती हैं, मध्यकाल का परिचय कराती हैं। उसी संदर्भ में यदि हम आधुनिक की चर्चा करें, मैंने कहा कि इन तीनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूं, तो आधुनिक, उसके ठीक विपरीत जो अलौकिकता का भाव मध्यकाल में देखने को मिलता है, उसके ठीक विपरीत आधुनिक काल में एक यथार्थ और लौकिक धरातल पर और
बहुत हद तक शुरुआती दौर से ही एक लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के और आज 21वीं शताब्दी के इस पूर्वार्ध तक की जो हमारी यात्रा है, इस पूरी की पूरी यात्रा में एक बड़ी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम सबको जोड़ने की कोशिश इस आधुनिक टर्म ने की है। आधुनिकता को इसी संदर्भ में देखते हुए मैं एक, हमने कहा तीसरा जो शब्द है जिसको हमने समकालीन कहा, इसको भी यहाँ पर इसलिए मैं जानबूझ करके रख रहा हूं कि आधुनिक और समकालीन, क्योंकि आजकल हम लोग अधिकतर समकालीन की बात करने लगे हैं। यद्यपि यह विषय आज आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में रखा गया है, लेकिन वर्तमान में आप देखें तो हम लोग समकालीन की चर्चा अधिक करते हैं और हर दौर अपने आप में समकालीन होता भी है। तो समकालीनता को मैं दो रूपों में पाता हूं। जो मेरा अपना अध्ययन है, मैंने उसमें जो देखा है जो चीजें, कि दो रूप में समकालीनता को हम देख सकते हैं। एक तो वर्तमान काल सापेक्ष रूप में, और दूसरा एक काल निरपेक्ष रूप में। काल सापेक्ष जो हम कह रहे हैं, तो काल सापेक्ष से मतलब यह है कि मेरा हर दौर अपने आप में समकालीन होता है। हम आप आज अपने समकालीन हैं, अपने काल समय की समस्याओं, चुनौतियों, समय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, या कहना चाहिए कि अपने समय की जितनी भी परिस्थितियां हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को देख पा रहे हैं, अपने आप को बना पा रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं। एक हमने कहा कि काल निरपेक्ष, जब हम समकालीनता की बात करते हैं तो, क्योंकि यह सवाल हम सबके समक्ष कई बार उठता भी है कि समकालीनता, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि आप सभी ने सुना भी है, पढ़ा भी है, और हम सभी अपने कक्षाओं में भी इसको बराबर रेखांकित करते रहते हैं कि कबीर की समकालीन प्रासंगिकता, या कबीर की समकालीनता, या तुलसी आज के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हैं। मतलब जब हम इस तरह की बातें कहते हैं, सुनते हैं, या बातें इस तरह की उठती हैं, तो एक चीज तो ये बड़ी स्पष्ट होती है मित्रों कि समकालीनता महज वर्तमान केंद्रित नहीं होती है, बल्कि समकालीनता का संबंध एक रूप में प्रासंगिकता से भी जुड़ता है। और वह प्रासंगिकता से इस रूप में जुड़ता है कि कोई भी चीज, जैसे मैंने कहा कि कबीर आज के दौर में अगर प्रासंगिक हैं तो इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि जो समय संदर्भ कबीर का था, जो चिंताएं कबीर के समय थी, कबीर के समाज के समक्ष जो स्थितियां थी, वह स्थितियां, वैसी स्थितियां कमोबेश आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। प्रेमचंद के समय जो स्थिति थी, भले आज से 100 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन प्रेमचंद के समय जो स्थिति थी, प्रेमचंद ने जो देखा था, जिस रूप में प्रेमचंद जी ने चित्रित किया है, वह समस्याएं, वो विडंबनाएं, वो परिस्थितियां, और केवल नकारात्मक रूप में नहीं, मैं कहूंगा कि तमाम सकारात्मक पक्ष भी ऐसे हैं। जी राम प्रवेश जी कुछ कह रहे हैं? राम प्रवेश जी, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, गलती से। जी सर, आ रही है। सर आप बोलिए, मेरे यहाँ तो नेटवर्क इशू है, आप सर बोलिए। तो मैं जारी रखूं? तो जैसे हमने कहा कि प्रेमचंद को आज हम लोग कहते हैं कि प्रेमचंद हमारे दौर में प्रासंगिक है, तो इसी रूप में प्रासंगिक है। इस रूप में प्रासंगिक नहीं है कि प्रेमचंद हम आपके साथ आज कहें कि वर्तमान है, लेकिन प्रेमचंद के विचार हमारे आपके बीच आज वर्तमान हैं। 100 साल का दायरा, हमने कहा 100 साल पूर्व की बात होते हुए भी कहीं न कहीं वह समय आज भी, आज के समय के साथ भी जुड़ता है। इस अर्थ में मैंने आपसे निवेदन किया कि एक काल सापेक्ष समकालीनता और काल निरपेक्ष समकालीनता के रूप में हमें इसे देखना चाहिए, देखा जाता है। एक बात और मैं निवेदन कर दूं कि मैं जो कुछ भी आपसे साझा कर रहा हूं, वह उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ पुस्तकों या विद्वानों की राय है, उसी राय के आधार पर मैं केवल एक सूत्रधार के रूप में आपके साथ कुछ चर्चा कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न इस विषय को लेकर के हमारे जेहन में यह उठता है कि इस आधुनिक चेतना के प्रादुर्भाव के कारण क्या थे? यह आधुनिक क्या है? इसको अगर हम समकालीनता, मध्यकालीनता और आधुनिकता के
परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देखें तो दूसरा सवाल मेरे दिमाग में जो उठता है वो ये है कि इस आधुनिक चेतना के प्रादुर्भाव के कारण क्या रहे। आधुनिक चेतना के प्रादुर्भाव के कारण और इन कारणों को जिसको कहना चाहिए कि इनकी परिणति, इनकी फलश्रुति जिस रूप में हमारे यहाँ मिलती है, अपने यहाँ मिलती है, हम सभी जानते हैं। पश्चिम से इसको तुलना करने या उस संदर्भ में देखने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए और हमारा संदर्भ उससे जुड़ता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो संदर्भ जुड़ता है वह यह है कि आधुनिकता की शुरुआत या आधुनिकीकरण या आधुनिक चेतना का प्रादुर्भाव हमारे यहाँ पुनर्जागरण से शुरू होता है, जिसे हम नवजागरण भी कहते हैं। यह पुनर्जागरण और नवजागरण किसी भी देश में, मैंने पश्चिम की बात की, पश्चिम में भी इस नवजागरण या पुनर्जागरण के लिए रेनेसां शब्द का व्यवहार हुआ है। तो इसकी आवश्यकता हर समय संदर्भ, हर समय समाज अपने तरीके से पुनर्जागृत होता रहता है, ऐसा एक अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है। कारण यह है कि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति, हर समाज, हर व्यवस्था अपने आप में प्रगतिशील हुआ करती है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है, चाहे आज से 1000 वर्ष पहले की व्यवस्था क्यों न हो, हर व्यवस्था ने अपने आप को आगे ही बढ़ाया है। हर व्यवस्था अपने तरीके से पुनर्जागृत ही होती रही है, नवजागृत ही होती रही है, अपने आप को नई चेतना के साथ संबद्ध करती रही है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में जब हम लोग देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि आधुनिक चेतना का प्रादुर्भाव जो हमारे पुनर्जागरण और नवजागरण कालीन चेतना के साथ सामने आता है, उस नवजागरण कालीन चेतना में की शुरुआत क्यों होती है और जैसा मैंने कहा कि उसकी फलश्रुति या उसकी परिणति क्या होती है, तो हम आप ये पाते हैं कि हमारा देश 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मैंने आधुनिकता की बात शुरू की है, उसके लगभग 100-150 साल पहले से जिस प्रकार से एक विदेशी औपनिवेशिक ताकतों के अधीन था, और था का जब मैं कह रहा हूं तो ये जान करके कह रहा हूं कि पहली बार नहीं था, और वही 150-200 साल 250 साल ही पराधीनता का समय नहीं है हमारे यहाँ पराधीनता उसके बहुत पहले से रही है। लगभग 700-800 साल को भी इस रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जब हमारी चेतना, पुनर्जागरण की हम बात करने जा रहे हैं, जब हमारी चेतना किसी न किसी रूप में सुप्त पड़ती गई है या राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से, हालांकि सांस्कृतिक शब्द का व्यवहार में आगे और इसको हम लोग विशेष तौर पर रखेंगे कि वो सांस्कृतिक कारण ही थे जिन कारणों से तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दबावों के बावजूद हम बचे रहे, हमारी चेतना बची रही, हमारे अंदर वो पुनर्जागरण के अंकुरण बचे रहे, जिनके कारण जब नवजागरण का दौर आता है और उस नवजागरण के उपरांत जो स्थितियां, जो आधुनिक काल जिसको हम कहने जा रहे हैं, उस आधुनिक चेतना के साथ हमारा जो सफर प्रारंभ होता है, उस सफर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पूरे भारतीय संदर्भ में अगर कुछ है, कुछ बचा रहा है, किसी चेतना ने हम सबको प्रेरित, उद्वेलित और मार्गदर्शित किया है, तो वह हमारी सांस्कृतिक चेतना रही है। मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उस दौर में इतिहासक्रम जो बताता है हमको कि जिस तरीके से देश विदेशियों, औपनिवेशिक दौर में आक्रांताओं के माध्यम से जिस तरीके से हमारे देश में एक बहुत ही विनम्रतापूर्ण स्थितियां, आज हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100-150 साल पहले तक क्या क्या स्थितियां रही होंगी। मैं कुछ एक पुस्तकों को पढ़ रहा था, बड़ा कई ऐसे रोंगटे खड़ देने वाले प्रसंग आपको मिलेंगे इस संदर्भ में अगर हम लोग जाएं, कि जहां बोलने तक की आजादी नहीं थी, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में कहीं पढ़ रहा था कि सरस्वती पत्रिका में हालांकि दोनों ही पक्षों की उन्होंने चर्चा की है, दोनों ही तरीके से, मतलब भारतीय संदर्भ को भी बराबर महत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजभक्ति का आतंक इतना अधिक था, राजतंत्र का आतंक इतना अधिक था कि राज के विपरीत जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। हम लोग आधुनिक चेतना के संवाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद कर सकते हैं, जानते हैं, सभी पढ़ते पढ़ाते हैं कि
निज भाषा उन्नति है कहने वाला व्यक्ति और भारत दुर्दशा की चर्चा करने वाला व्यक्ति भी राजभक्ति में महारानी की प्रशंसा में भी गीत गायन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतेंदु जी अपनी सांस्कृतिक, अपनी राजनीतिक चेतना या भारतीय चेतना से किन्हीं मायने में कमतर रूप में प्रेरित रहे होंगे, बल्कि उस समय को देखते हुए बहुत आगे की सोच, बहुत आगे इस देश को ले जाने की एक छटपटाहट भारतेंदु मंडल के कवियों के यहाँ हमें देखने को मिलती है। नवजागरण की जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि यह नवजागरण क्यों आया हमारे देश में, नवजागरण का कारण क्या था, तो नवजागरण के कारण, मूलभूत कारणों में जिन कारणों को हम देख सकते हैं, लिया जा सकता है, जिनमें मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगता है एक विद्यार्थी के तौर पर कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक, ये 4 मुख्य कारण थे जिन कारणों से एक ऐसी चेतना के उदय की अपेक्षा भारतीय संदर्भ में थी और वह उसकी परिणति इस रूप में हमें देखने में आई कि वह नवजागरण हमारे यहाँ इस तरीके से चला और चलाया गया कि उस नवजागरण के उपरांत देश में जो देश का जो जनमानस एक प्रकार से जो अंधकार से ग्रस्त था, जिस प्रकार से देश के जनमानस के समक्ष किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति निर्मित हो गई थी, उस स्थिति से निजात पाने, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश और निकालने की पहल नवजागरण के अध्येताओं द्वारा, नवजागरण के विचारकों द्वारा, नवजागरण के हमारे समाज सुधारकों के द्वारा हुई है। तमाम संदर्भ, तमाम प्रवृत्तिगत रूप में तमाम चीजें नवजागरण की बताई जाती हैं। मैं यहाँ पर हमने कहा कि मोटे तौर पर ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विडंबना हमारे देश में खड़ी हो गई थी, पैदा कर दी गई थी कि जो देश, कहते हैं ना, तमाम संदर्भ इसके उपलब्ध हैं कि मुगलों के काल तक, अंग्रेजों के आने के पहले मुगलों के काल तक इस देश की आर्थिक समृद्धि दुनिया में मानी जाती थी। कहीं हमने पढ़ा था कि लगभग 25% दुनिया की जीडीपी का देश भारत हुआ करता था। आज जीडीपी के मामले में आप जानते हैं कि दशमलव के अंकों में हमारी गणना हो रही है, लेकिन आज के लगभग 250-300 वर्ष पहले यह देश पूरी दुनिया का लगभग 1/4 जीडीपी रखने वाला देश हुआ करता था। तो आर्थिक रूप से मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम बहुत समृद्ध थे, लेकिन उन बीच के वर्षों में, जिसे हम औपनिवेशिक दौर कहते हैं, उस औपनिवेशिक दौर में कहीं ना कहीं हमारे समक्ष हमारी आर्थिक स्थिति को इतना कमजोर कर दिया गया, हमारे उद्योग धंधों को। ये ठीक है कि अंग्रेजों की तरह के कल कारखाने हमारे यहाँ उस आधुनिक रूप में नहीं रहे होंगे, लेकिन जो व्यवस्था रही होगी वह व्यवस्था कितनी उपजाऊ रही होगी, वह व्यवस्था कितनी प्रोडक्टिव रही होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है कि पूरी दुनिया को हम लोग निर्यात किया करते थे और उससे भारतवर्ष आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध देश माना जाता था। सामाजिक रूप से भी हमारे, ठीक है, कुछ सामाजिक विडंबनाएं हमारे यहाँ थी, उससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए। कई सामाजिक और आधुनिक चेतना के संपर्क में आने से, या कहें कि पश्चिम के संपर्क में आने से ही अपनी उन बुराइयों की तरफ हमारा ध्यान भी गया, यह भी एक सच्चाई है। अन्यथा हम यही मान करके चल रहे थे कि हमारा समाज जिस रूप में है वही समाज सबसे अच्छा समाज है, हमारी सोच, हमारी धारणा जिस रूप में है समाज को लेकर के वही सबसे अच्छी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छाइयां थी, हैं, लेकिन कई कमियां भी थी, और उन कमियों के कारण सामाजिक रूप से एक, जो कहना चाहिए कि एकता होनी चाहिए थी, उस एकता में भी कमी पड़ती जा रही थी। कहीं ना कहीं समाज धर्म और जाति के नाम पर विखंडित होता जा रहा था, धर्म और जाति के नाम पर एक दूरियां बनती जा रही थी, और इस वजह से आज जब चर्चा होती है, विमर्शों की जो चर्चा हम सभी सुनते हैं, ये विमर्श वास्तव में ये हकीकत रही है हमारे समाज की कि एक हाशिए का समाज और केंद्र के समाज में हमने अपने समाज को कहीं न कहीं बांट रखा था।
उससे मुक्त होने की आवश्यकता थी। राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा या ऐसी कुरीतियां, छुआछूत, सामाजिक राजनीतिक सामाजिक रूप में कहना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो अन्य अन्य कारणों से जो एक नफरत की भावना, मैं ये कह सकता हूं, पैदा हो गई थी। एक विलगाव की स्थिति पैदा हो गई थी हमारे समाज में, एक दूरी पैदा हो गई थी। उन दूरियों के कारण भी, वे दूरियां भी कारण रही इस नवजागरण को इस तरीके से देखने की कि इनसे निजात पाए बिना हम अपने आप को आधुनिक नहीं बना सकते हैं, या कहना चाहिए कि अपने आप को विकास के उस पथ पर नहीं ले जा सकते हैं जिस पर ले जाने की आवश्यकता आधुनिक दौर में महसूस की गई थी। सांस्कृतिक संदर्भ में चूंकि हमें ये चर्चा करनी है, इसलिए इसमें यह कहने में मुझे अच्छा लग रहा है कि सांस्कृतिक रूप से भी हम सब पे बहुत वार किए गए थे। बहुत तरीके से हमारे सांस्कृतिक विरासत को, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, हमारी सांस्कृतिक चेतना को, हमारे सांस्कृतिक संदर्भों को पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि लगभग 700-800 वर्षों तक, ऐसा नहीं है कि मात्र 100, 150, 200 वर्षों में ही ये कुठाराघात इस समाज को झेलना पड़ा। लंबे समय से हमारे तमाम सांस्कृतिक चिन्हों को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, और किसी भी देश की संस्कृति को बर्बाद करने का, सभ्यता बर्बाद हो जाने के बाद एक बार पुनः पनप सकती है, संस्कृति बर्बाद हो जाने के बाद बड़ी ही विकट स्थिति निर्मित होती है। लेकिन मित्रों, मैंने कहा कि हमें ये कहते हुए अच्छा लग रहा है, हम सबको यह देखते हुए अच्छा लगता है आज इस 21वीं सदी में बैठकर, कि कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक चेतना इतनी प्रबल थी कि तमाम कुठाराघातों के बावजूद, तमाम तरह से के आक्रमणों के बावजूद, राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से हम पराभूत हुए, आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मैंने कहा कि हम सोने की चिड़िया कहलाने के हकदार नहीं रह गए, 0 GDP की स्थिति में हम पहुंच गए। अकाल, जितने अकाल इस देश ने झेले इन विगत 200-250 वर्षों में, हम सभी जानते हैं कि उस अकाल के दौर में जो देश दूसरों को खाना खिलाता था, उस देश में खाने के लिए भी लाले पड़ गए। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें, ये तमाम सच्चाइयां इस देश के समक्ष रही, लेकिन इसके बावजूद एक सबसे बड़ा प्रबल पक्ष जो इस समाज का रहा, जो इस देश का रहा, वह यह कि यह देश सांस्कृतिक रूप से पराभूत नहीं हुआ। और सांस्कृतिक रूप से न पराभूत होने की वजह ही यही है कि इस देश में कुछ ऐसी चीजें हैं, इस समाज में, इस राष्ट्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जो, जिसे हम कहते हैं कि वह सनातन है, और सनातन समाप्त होने वाली चीज नहीं है, वह नित्य नूतन रूप धारण करता रहता है। तो नित्य नूतनता की जो प्रवृत्ति तमाम, हमने कहा कि तमाम तरह से उसे समाप्त किए जाने के षड्यंत्रों के बावजूद बची रही, तो वह आज जिस भी हम चर्चा भी और आगे अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इसमें नवजागरण काल की उन परिस्थितियों के कारण, नवजागरण की जो अपेक्षाएं थी या नवजागरण से जो हमें इस राष्ट्र ने देखा, और उस नवजागरण की परिणति जिस रूप में इस राष्ट्र के समक्ष बनी, जिसमें सांस्कृतिक संदर्भ को भी हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। एक और बात मुझे यहाँ पे कहनी है कि आधुनिक चेतना के प्रादुर्भाव के कारण कुछ चीजें इस देश में बहुत स्पष्ट हुई, इस नवजागरण से कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट हुई, जिसमें एक तो राष्ट्रीय जागरण की चेतना हमारे अंदर आई, पराधीनता से मुक्ति का भाव हमारे अंदर विकसित हुआ। मैंने कहा कि शुरुआती दौर में राजभक्ति की भी चर्चाएं रही हैं, जिसे हम आधुनिक संदर्भ कहते हैं। उस आधुनिक काल संदर्भ के बीच में भी शुरुआती दौर में राजभक्ति परक चर्चाएं भी, चिंतन भी, या ऐसे प्रसंग भी रहे हैं, सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पढ़ने को चूंकि पुस्तक रूप में सभी मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पराधीनता से मुक्ति की
चेतना हमारे समाज में बड़ी तीव्रता के साथ बलवती होती हुई दिखाई देती है। और यह नवजागरण की हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उस चेतना से जो हम लोग चूंकि साहित्य के संदर्भ में इस बात को कर रहे हैं, तो साहित्यिक संदर्भ में एक और पक्ष को मैं जोड़ते हुए चलूं कि जो मध्यकालीनता की हमारी प्रवृत्ति थी, वह मध्यकालीनता भी हमारा एक पैर पीछे खींच रही थी। उस मध्यकालीनता से जिससे हमारा अगला कदम जो आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, वह भी कहीं न कहीं ठहराव की स्थिति बनती चली जा रही थी। उस मध्यकालीनता से छुटकारा पाना भी बहुत जरूरी था। विशेषकर मैं संदर्भित कर रहा हूं रीतिकालीन मध्यकालीनता से। तो रीतिकालीन मध्यकालीनता साहित्य के संदर्भ में आप हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार की एक विलासिता और श्रृंगारिकता की चेतना ही हमारे साहित्य की मूल चेतना बनती चली जा रही थी, उससे भी मुक्त होने की आवश्यकता थी, उससे भी आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इस नवजागरण कालीन आधुनिकता से यह प्रवृत्ति भी हमारे समाज में देखने को मिली, हमारे साहित्य में यह प्रवृत्ति भी पनपी कि हम लोग रीतिकालीन श्रृंगारिकता से मुक्त की तरफ आगे बढ़े। और एक सामाजिक संदर्भ में एक बात को और जोड़ा जाना चाहिए कि हमारे अंदर एक समानता का भाव विकसित हुआ। मैंने पूर्व में ही कहा कि हमारा समाज कहीं न कहीं तमाम तरह की विडंबनाओं का शिकार हो गया था, यह सच्चाई है। छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और इवन लिंग के आधार पर। ठीक है, यह सही है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही स्त्री को बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि जिस आधुनिक काल संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस आधुनिक काल संदर्भ तक भी दुनिया को हम छोड़ दें कि दुनिया में तो मताधिकार तक भी नहीं प्राप्त था, लेकिन हमारे यहाँ भी, हम दूसरों को छोड़ दें, हमारे यहाँ भी यह सच्चाई है कि, और कमोबेश कुछ अंशों में वर्तमान में भी ये देखने को मिलता है कि स्त्री को पुरुष से कमतर आंका जाता रहा है। स्त्री पुरुष असमानता की स्थिति भी रही है। तो इस आधुनिक चेतना ने हमें समानता का भाव हमारे अंदर विकसित करने की पहल की, और उसका सुपरिणाम यह है कि आज कमोबेश समस्त स्तर पर एक समानता की स्थिति, एक समानता की सोच, एक समान रूप में एक दूसरे को देखने, पहचानने, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने की मानसिकता हम सबकी बन गई है, बनती जा रही है और निरंतर इसमें विकास हो रहा है। जब हम समानता कहते हैं तो एक चीज और बड़े महत्व की है कि समान कहने से, समानता कहने से इसको मुझे लगता है कि गणतीय समानता की बात या गणतीय रूप में इसे नहीं देखना चाहिए कि समानता का मतलब यह नहीं हो सकता है कि सभी व्यक्ति एक जैसे, एक समान प्लेटफॉर्म पर, एक समान व्यवस्था या एक समान स्थिति में आ जाएंगे। यह कदापि संभव किसी भी समाज में, किसी भी दौर में न तो रहा है, और मुझे लगता है कि शायद भविष्य में कभी संभव ही नहीं है। क्योंकि हमारी 5 उंगलियां जो बनी हुई हैं, वो 5 की 5 उंगलियां विधाता ने भी एक जैसी बना करके नहीं दी हैं, और शायद किसी दौर में किसी मानव प्रजाति, जो हम आपके जैसे मानव प्रजाति इस धरती पे जब तक रहेगी, उसकी 5 उंगलियां एक जैसी हो जाएंगी, इसकी कल्पना तो कम से कम मैं आज की तारीख में नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि यह संभव शायद नहीं है। इसलिए गणितीय समानता, गणितीय रूप में कि सभी एक इक्वल स्टेटस पे आ जाएंगे, इसकी समानता, इस तरह की समानता संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि उनमें एक समान होने का आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है, पैदा किया जाना चाहिए, और वह आत्मविश्वास कि हम सभी समान हैं, हम सभी का समान रूप से सारी चीजों पर, सारी व्यवस्था पे समान अधिकार है, समान हक है, और हम अपने कर्म से, हम अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से उस व्यवस्था को एंजॉय कर सकते हैं, उस व्यवस्था का आनंद लेने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, या वह व्यवस्था हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी किसी और के लिए हो सकती है या किसी और के लिए है। ऐसा भाव मुझे लगता है कि समानता का जो बना है, वह चाहे जाति के स्तर पर हो, चाहे धर्म के स्तर पर हो, चाहे लिंग के स्तर पर हो, यह हमारी इस आधुनिकता की, इस नवजागरण के उपरांत जो चेतना आई, उस चेतना की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को हमने कहा कि इस नवजागरण ने इस राष्ट्रीय संदर्भ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो चेतना बनी, उस चेतना ने एक ऐसी राष्ट्रीयता की भावना भी हम सबके अंदर, हमारे देश में व्यक्त की, हमारे देश में बनी कि हम सभी पुनः, और मैं पुनः शब्द का व्यवहार कर रहा हूं तो मित्रों ये जानबूझ करके कर रहा हूं कि पुनः का आशय यह है कि ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, हम पहले एक नहीं थे, हम 1857 के बाद ही एक हुए हों, ऐसा नहीं है। 1857 के पूर्व भी हम एक थे, ठीक है। बीच का काल समय और एक लंबा अरसा रहा है जिसमें हम छोटे छोटे कुंबों में, छोटे छोटे राजाओं महाराजाओं की जागीरदारियों में बटे रहे हैं। बावजूद इसके यह सच्चाई है कि एक ऐसा संदर्भ था हमारे बीच, एक ऐसा पक्ष था हमारी चेतना का, जो हमें सांस्कृतिक, जिसको हम कहते हैं, जिसने हमें एक कर रखा था, जिसने इस राष्ट्र को, इस देश को, राष्ट्र शब्द से कुछ लोगों को परहेज होता है कि राष्ट्र शब्द की तो अवधारणा आपके यहाँ थी ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। जम्मू द्वीप भारत खंडे की अवधारणा जब दुनिया में राष्ट्र राज्य की संकल्पना नहीं थी तब भी इस देश में थी। और उसके बाद तो आप देखें कि हम लोग जिस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे, उस वसुधैव कुटुंबकम में यह चेतना अंतर्भुक्त है, यह चेतना निहित है कि यह पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरी धरती जिसपे तमाम जीवधारी रहते हैं, वह आपस में उसको लेकर के जो कहना चाहिए कि परिवार की संकल्पना, कुटुंब की संकल्पना, वह इस देश की अपनी थाती रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमें यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि आधुनिक संदर्भ में हम राष्ट्र के रूप में इसी काल दौर में जुड़ते हैं, इसी समय में जुड़ते हैं, जिसको हमने कहा कि 1857 के बाद की जो चेतना हमारे देश में आती है, उस चेतना से हम सब एक राष्ट्र की एक नवीन संकल्पना के साथ हमारा एकीकरण होता है। और इस राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का संसर्ग, और पश्चिम जब हम कहते हैं तो पश्चिम का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से दुनिया के अन्य हिस्सों में एक समृद्धि, एक अपने आप को एकीकृत करने का भाव चल रहा था, क्योंकि एक समय था जब दुनिया के तमाम मुल्क गुलाम थे, उपनिवेश थे। उन उपनिवेश या वादी ताकतों से छुटकारा पाकर के अपने आप को संप्रभु राष्ट्र बनाने की पहल इसी काल समय में लगभग पूरे समाज में, पूरे समाज मतलब पूरे विश्व समुदाय में, पूरे विश्व समाज में देखने को मिलती है। तो हमारे यहाँ भी 1857 या जिसको मैं कह रहा हूँ 19वीं शताब्दी में यह चेतना जो आती है, उस चेतना से पश्चिमी में कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के संसर्ग का परिणाम, प्रभाव भी कुछ अंशों में है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए। और इस स्वीकृति के साथ हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि राष्ट्र की जो हमारी सनातन परंपरा थी, जो प्राचीन परंपरा थी, उस प्राचीन परंपरा को आधुनिक संदर्भों में पुनः जागृत होने का एक अवसर इस नवजागरण के बहाने प्राप्त होता है। और मैं पुनः बार बार निवेदन इस बात को करता चलूंगा कि यह इस जागृति से जिस राष्ट्रीय संकल्पना की एक तस्वीर हमारे समाज में बनी, उसकी निर्मिति में अनिवार्यतः केंद्रीय रूप में हमारी सांस्कृतिक चेतना रही है। राष्ट्र की आधुनिक संकल्पना इसीलिए हम कहते हैं कि केवल एक भौगोलिक इकाई या भौगोलिक परिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक मानवीय चेतना के रूप में भी हमें इसे देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं, हमारे तमाम समक्ष तमाम संदर्भ मौजूद हैं कि जब इस राष्ट्र ने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, जब इस राष्ट्र में यह चेतना आई कि राष्ट्र को एक रूप में देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई, तो हम सब ये पाते हैं कि यह राष्ट्रीय भाव किसी एक जगह, किसी एक स्थान या किसी एक संदर्भ को लेकर के बना चला, ऐसा नहीं है। पूरा देश, आज जब हम देश कहते हैं
तो ठीक है कि वह जम्मू द्वीप भारत खंडे वाला राष्ट्र नहीं रह गया हमारे समक्ष। वह भावना हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की हुआ करती थी कि सबको साथ, पूरे विश्व समुदाय को साथ लेने वाली, जो अभी हम सभी देख रहे हैं कि उदारीकरण और बाजारीकरण के बाद पुनः वह स्थिति आ गई है और दुनिया पुनः इन चीजों को मानने लगी है कि आपसी राष्ट्रीय चौहद्दियां कुछ नहीं है और भाईचारा और एक दूसरे के साथ सहयोग की वृत्ति नहीं होगी तो दुनिया का विकास नहीं होगा, किसी का भी विकास नहीं होगा। हम आज ऐसे दौर में भी आए हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा है, मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, कि मानवीय रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ करके और जो राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्ति हमारी बनी, जिसको मैंने कहा कि चाहे वह उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, पूरे आप देखिए कि सुदूर दक्षिण से मेरा आशय है कि कन्याकुमारी और तमिलनाडु और केरल से जो चेतना भारतवर्ष को लेकर के बनती है, या कि उत्तर पूर्व या पश्चिम भारत में जिस प्रकार से एक भारतीय बोध विकसित होता है, एक राष्ट्रीय बोध विकसित होता है और राष्ट्र को लेकर के सभी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और मजे की बात यह है, जिसको हम सभी जानते हैं कि 1960-63 के बाद, 60 के बाद लगभग इसको विवाद का विषय बना दिया गया, लेकिन उस स्वाधीन चेतना के साथ एक बहुत बड़ी खासियत, बड़ी विशेषता यह रही कि तमाम उसके जो राष्ट्रनायक थे, जो उसके विचारक थे, चिंतक थे, उन चिंतकों ने इस बात को महसूस किया था कि इस राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए हमें किस तरीके से पहल करनी होगी, कैसे औजारों का इस्तेमाल करना होगा, कैसे साधनों के माध्यम से हम इस राष्ट्र को, कैसी इस राष्ट्र की एक चिंता को एक सामूहिक स्वरूप प्रदान कर सकेंगे। उसमें एक बड़ी भूमिका, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, कि उसकी एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए उन्होंने एक भाषा का व्यवहार किया। और मित्रों, हिंदी भाषी प्रदेश में जन्म लेने के नाते और हिंदी का अध्यापक होने के नाते भी, और मात्र इन्हीं नातों के कारण नहीं बल्कि राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते मैं इस बात को पूरे दावे के साथ और बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि यह जो भाव कि इस देश को एक भाषा के माध्यम से जोड़ने की पहल, आप कल्पना कीजिए कि हमारा स्वाधीनता संग्राम क्या सफल हो पाया होता है अगर एक भाषा के माध्यम से पूरे देश को संबोधित करने की पहल नहीं की गई होती। एक भाषा के माध्यम से पूरे देश को एक साथ जोड़ने की कोशिश अगर नहीं हुई होती तो मित्रों, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम उस लक्ष्य को पा सकते थे जो सन 47 में प्राप्त हुआ था। इस मेरे कहने का तात्पर्य है कि अपनी भाषा, और अपनी भाषा में भी अपनी उस केंद्रीय भाषा जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी, उस भाषा के माध्यम से पूरे देश की चेतना को एकीकृत करने का भाव भी इसी राष्ट्रीय चेतना की संकल्पना के साथ जुड़ता है। सांस्कृतिक चेतना के संदर्भ में मैंने कहा कि नवजागरण के बाद, नवजागरण के साथ ही एक सांस्कृतिक चेतना बची हुई थी, जो जिसको मैं सनातन रूप से जोड़ के चल रहा हूं। वह सांस्कृतिक चेतना हमारे राष्ट्र की इस राष्ट्रीय संकल्पना के आधुनिक दौर में विकसित होने के साथ पूरे देश को, आप देखें कि आधुनिक भारत में भी जो हमारी साधना के केंद्र हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारी संस्कृति के संरक्षण के मूल केंद्र हैं, वे सारे के सारे केंद्र एक दिन में बनाए नहीं गए हैं और एक सोच से जरूर बनाए गए हैं, लेकिन एक दिन में बनाए नहीं गए हैं, लेकिन वे पूरे भारत को कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य, भारत के हर हिस्से को जोड़ने का एक माध्यम आज भी बने हुए हैं। मैं इसको मात्र धर्म के स्तर पे नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि जिस चार धर्म की संकल्पना हमारे यहां है, संस्कृति के हमारे महत्वपूर्ण आधार हैं ये, जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की संकल्पना हमारे यहां है, और खाली ये 2
बातें मैं नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा तमाम ऐसे आधार हमारे राष्ट्र में मौजूद हैं जिन आधारों के माध्यम से, चाहे वह देवियों को लेकर के जो संकल्पना है, पूरे देश में, या इसी आधुनिक दौर में एक महामना तिलक के माध्यम से, तिलक महाराज ने जिस प्रकार से गणेशोत्सव की पूजा प्रारंभ की, आज पूरे देश में गणेशोत्सव का आयोजन जिस तरीके से हो रहा है, तो ऐसे संदर्भ, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो, आज हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि गणेशोत्सव, भले ही 2 दिन का गणेशोत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन ये गणेशोत्सव की परिकल्पना पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र की चेतना को बांधने का, जोड़ने का माध्यम बन चुकी है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे सांस्कृतिक आधार रहे, उन तमाम आधारों ने इस देश को जोड़ने की, इस देश को एक करने की कोशिश, पहल केवल की ऐसा नहीं है, बल्कि वे आज भी हमारी आस्था के, हमने कहा कि मूल केंद्र और सांस्कृतिक रूप से हम सबको जोड़ने के मूल आधार आज भी बने हुए हैं। यह बात कहते हुए मैं इस बात को ध्यान में रख के इस बात कह रहा हूं, क्योंकि हम सभी साहित्य के स्तर पे बात कर रहे हैं कि साहित्य में इन चीजों की चर्चा जो हमें जिस रूप में मिलती है, आप देखिए मोटे तौर पर जो सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा जिस रूप में साहित्य पटल पर देखने को मिलती है या कि साहित्य के रूप में की जाती है, वह अपने उन प्रतीकों और मिथकों को आधार बना करके, और यह मैं जब प्रतीक और मिथक कह रहा हूं मित्रों, तो इस बात को मान करके कह रहा हूं कि केवल प्राचीन के गौरवगान के लिए ऐसा किया गया, ऐसा नहीं है। तमाम नए प्रतीक और मिथक भी बने और बनाए गए जो हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में, जो हमारे देश की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करने में सहायक हो सकते थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यह केवल प्राचीनता के गौरवगान की बात नहीं है, बल्कि यह आधुनिक संदर्भ में इस राष्ट्र को एकीकृत करने की भावना भी इसके पीछे विद्यमान रही है। एक और चीज यहां पर मैं जोड़ते हुए चलूंगा कि आधुनिक संदर्भ में ही एक जिसको हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक, चूंकि आज चर्चा का विषय हमारे सांस्कृतिक अवबोध है, तो इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवबोध में, इस राष्ट्रीय भाव की निर्मिति में, जो काव्यशास्त्रीय दृष्टि से अगर मैं कहूं तो जो भाव निहित है वह मूल रूप से उत्साह का भाव, जिसको कहते हैं कि उत्साह का भाव निहित है, और इस उत्साह के भाव की मूल भावना राष्ट्रभक्ति के रूप में देखने को मिलती है। और साहित्य में, जिसको हम लोग 9 भावों के रूप में 10 वात्सल्य को जोड़ करके 10 भाव कहा जाता है काव्यशास्त्रीय दृष्टि से, उसमें जो उत्साह का भाव है, उस उत्साह के भाव में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना का चित्रण राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। देश के लिए भक्ति भाव, और जो हम भक्ति भाव कहते हैं, इस उत्साह को ध्यान में रखते हुए, तो 3-4 चीजें मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि त्याग, निष्ठा, समर्पण, साधना की भावना, यह भावना हमारे समूचे सांस्कृतिक अवबोध के केंद्र में रही है। यह भावना हमारे समूचे सांस्कृतिक चित्रण के केंद्र में, साहित्य के पटल की बात मैं कहते हुए इस बात को रख रहा हूं कि यही भावना रही है कि त्याग, निष्ठा, समर्पण और साधना प्राचीन काल से, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम की दृष्टि से हम सभी कहते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और मैं एक और चीज निवेदन कर दूं कि कविता के इतर में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खाली कुछ काव्य संदर्भों को लेकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हालांकि गद्य में भी यह तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन हमारी आपकी सीमा है, मेरी अपनी सीमा है कि घंटे भर में अपनी बात रखनी है, इसलिए पूरे साहित्य को समेटना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं काव्य के ही कुछ संदर्भों को खाली रेखांकित करते हुए चलूंगा। तो हम आधुनिक काल का, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास क्रम दिखता है, मिलता है, जो बनाया गया है, बताया गया है, उसमें आप मोटे तौर पर देखें कि हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य की शुरुआत भारतेंदु से लेकर के और आज के समकालीन, और समकालीन जब हम कहते हैं तो समकालीन में भी
तमाम तरह की अलग अलग प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम चलें तो भारतेंदु द्विवेदी छायावाद, छायावादोत्तर और छायावादोत्तर के अंतर प्रगति प्रयोग से शुरू करके और नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, उसके बाद तमाम जिसको कहते हैं कि जो कुकुरमुत्ते की तरह कई ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी धाराएं भी उभरी जिनमें युयुत्सु कविता, बीट कविता इत्यादि के नाम से चली, और आज के विमर्शों की कविता, जिनमें मोटे तौर पे 3-4 विमर्श तो हमारे चर्चा के केंद्र में हैं, दलित, स्त्री और आदिवासी विमर्श। तो इस पूरे विभाजन क्रम में जो इतिहास के रूप में हम सबके समक्ष है, वह विभाजन का क्रम भी हमारा यह बताता है कि रचनाकारों ने अपने स्तर से इस देश के इन्हीं, जिसको मैंने पृष्ठभूमि के तौर पर आपके समक्ष रखने की कोशिश की, कि जो चेतना इस देश की निर्मित हुई थी, उसी चेतना की प्रतिध्वनि हमारे साहित्य में देखने को मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जहां से हम सब अपनी आधुनिकता की शुरुआत मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम, और उस संग्राम के दौर में ही भारतेंदु जैसी चेतना का उदय, और भारतेंदु के माध्यम से इस देश को विभिन्न तरीकों से, काव्य के स्तर पर ही नहीं, भाषा के स्तर पर भी, संस्कृति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी, जिस प्रकार से भारतेंदु भारत दुर्दशा की बात करते हैं, जिस प्रकार से भारतेंदु जी निज भाषा उन्नति है की बात करते हैं, यह, और जिस प्रकार से यह कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली, बड़ा महत्वपूर्ण उनका एक संदर्भ मिलता है कि हिंदी को नई चाल में ढलने की शुरुआत जहां से होती है, क्योंकि भारतेंदु हम सब जानते हैं कि वो भी मूल रूप से ब्रजभाषा के कवि थे, ब्रजभाषा में कविताएं किया करते थे। लेकिन ब्रजभाषा में कविता करने के साथ भारतेंदु को यह महसूस होता है आगे चल करके कि इस देश को कौन सी भाषा, किस भाषा के माध्यम से इस देश की भाव व्यंजना होनी चाहिए, और जिस भाषा के माध्यम से होनी चाहिए उस भाषा को, जिसको मैंने कहा कि नई चाल में ढली, तो नई चाल में ढलने की शुरुआत वह भी भारतेंदु काल में शुरू होती है। वो भारतेंदु मंडल के साथ उसका भी एक प्रकार से कहना चाहिए कि विकास और विस्तार होता है। इस विकास विस्तार में मित्रों, मैं यह केवल कुछ चीजों को संदर्भित कर रहा हूं कि भारतेंदु के समय में, चाहे वह प्रताप नारायण मिश्र हो, चाहे बालकृष्ण भट्ट हो, चाहे अंबिका दत्त व्यास हो, राधाचरण गोस्वामी हो, नामोल्लेख में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, जितने भी लोग उस दौर के रचनाकार, या कहें कि भारतेंदु मंडल के रचनाकार, भारतेंदु के समय के रचनाकार हैं, सभी रचनाकारों के यहाँ आपको यह देखने को मिलता है कि भक्ति भावना और राजभक्ति भी है। हमने कहा कि राजभक्ति भी है, लेकिन राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का जो भाव हमें दिखाई देता है, उस देशभक्ति के भाव में मूल रूप में जो चीज विद्यमान रही है वह कि किस रूप में हमें अपने देशभक्ति की भावना को प्रकट करना है। मैंने अभी प्रतीकों और मिथकों की बात की थी, इसीलिए प्रतीकों और मिथकों की चर्चा हम कर रहे हैं, या क्योंकि भारतेंदु का जो समय था, आज 21वीं सदी में बैठ करके हम कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उस समय इस प्रकार की आजादी हमारे पास नहीं थी। जब उस प्रकार की आजादी नहीं थी तो अपनी बात को कैसे कहा जाए, किस रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाए, यह बड़ी चुनौती रही होगी। इसलिए उस दौर के रचनाकार ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को, इस देश की सांस्कृतिक चेतना को संबोधित करने के लिए जिनका आश्रय लिया, वे मुख्य रूप से प्रतीक और मिथक बने। मुख्य रूप से वह हमारी पुरागाथाएं बनी, वह हमारे प्राचीन गौरव ग्रंथ बने, गौरव के कहना चाहिए केंद्र बने, वे महापुरुष बने जिनके माध्यम से इस देश को जगाने की कोशिश उस दौर से प्रारंभ होती है। मैंने कहा कि आधुनिक दौर से प्रारंभ होती है, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के साथ प्रारंभ होती है, जिसमें भारतेंदु ने तो खैर मैंने कहा कि एक तरफ वो राजभक्ति भी करते हैं, लेकिन देशभक्ति परक जो बातें भारतेंदु के यहां से देखने और सुनने को मिलती हैं, जो आज हम सबके समक्ष इतिहास के रूप में दर्ज है, उसमें हम देखें तो भारतेंदु तो बहुत कई स्थानों पे भारतेंदु बहुत खुल करके इस देश
के राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं, इस देश के राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। और यह राष्ट्रीय गौरव और गान, मैंने कहा मित्रों की इसलिए आवश्यकता क्योंकि भारतेंदु का तो जो दौर था, इतिहास बताता है हम सबको कि उस दौर में प्रहसन और नुक्कड़ नाटक खेले जाते थे। उस दौर में प्रश्नोत्तरी होती थी, प्रश्नोत्तरी काव्योत्तरी के रूप में, कि कविता के माध्यम से ये लोग, और जब इस तरह के प्रयास होते थे तो उन प्रयासों के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश ये होती थी कि समाज को जागृत किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, वह चेतना अपने समाज में लाई जाए जिस चेतना के माध्यम से इस देश में एक एकता का भाव विकसित हो, इस देश में राष्ट्रीयता का भाव विकसित हो, इस देश में सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ संबद्धता का भाव विकसित हो। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि वह सांस्कृतिक संबद्धता, वह एकत्व का बोध, वह भाव विकसित होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसके बगैर हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते थे जिसे हम स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। उस स्वाधीनता संग्राम को इस रूप में एकीकृत नहीं किया जा सकता था जिसकी आवश्यकता उस समय बनी हुई थी, और निरंतर उससे पराधीनता से मुक्ति के लिए इस चीज की चेतना समाज में बनती जा रही थी कि पराधीनता से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो उस मुक्ति के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने समाज को पहले एक करने की कोशिश करें, अपनी सामाजिक बुराइयों को किनारे रखते हुए, अपनी सामाजिक बुराइयों को त्यागते हुए समाज को एकीकृत करने का प्रयत्न करें। और समाज को एकीकृत करने के प्रयत्न की पहल में मैंने कहा कि जो चीज हमारा अस्त्र बन रही थी वह हमारे सांस्कृतिक अवबोध बन रहे थे, वह हमारी सांस्कृतिक पहचान, वे सांस्कृतिक रूप में हमें जो एक दूसरे के निकट ला सकते थे, ऐसे केंद्र और ऐसे आधार बन रहे थे। मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा मैं उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एकाध स्थितियां इसलिए उल्लेखित की जानी चाहिए, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सजो है भारी, पैधन विदेश चली जात यह अतिख्वारी। यह चिंता भारत दुर्दशा लिखने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जब व्यक्त करते हैं तो मित्रों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस समय इस प्रकार के शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बड़े क्रांति की बात रही होगी। कोई क्रांतिकारी व्यक्ति ही इस प्रकार से अपनी बात रख सकता था, और यह सच्चाई थी इस समाज की। यह स्थिति निर्मित हो चुकी थी और उस स्थिति से निजात पाने के लिए केवल भारतेंदु ही नहीं, इस प्रकार की बातें उस समय के लगभग सभी साहित्यकारों के यहाँ किसी न किसी अनुपात में हम सबके समक्ष मिलती हैं, हम सबके समक्ष आज उपलब्ध हैं। दूसरा चरण जो हिंदी साहित्य का है, हिंदी कविता के अर्थ में द्विवेदी युग जिसे हम सभी कहते हैं, द्विवेदी युग में भी आप देखें महावीर प्रसाद द्विवेदी और अपने डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने तो भारतेंदु पर भी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों को केंद्रित करते हुए हिंदी नवजागरण को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि केवल हिंदी नवजागरण भारतेंदु रामविलास जी हिंदी नवजागरण की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन नवजागरण केवल हिंदी प्रदेश का नवजागरण नहीं, नवजागरण की यह प्रवृत्ति पूरे भारतीय संदर्भ में, बंगाल का नवजागरण है, महाराष्ट्र का नवजागरण है, दक्षिण का नवजागरण है, और उसी के साथ साथ हिंदी के नवजागरण की बात इन दोनों प्रतिनिधि रचनाकारों के स्तर पे जो रामविलास जी कहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं कि द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो नवजागरण की एक ऐसी चेतना के रूप में, एक ऐसे सांस्कृतिक पुरुष के रूप में हम सबके समक्ष आते हैं जिस व्यक्ति ने इस देश को केवल लिखने पढ़ने से मेरा मतलब यह है कि इस देश में केवल एक भाषा सुधार का कार्य नहीं किया बल्कि विषय सुधार का भी कार्य। कैसे विषय और विषयों में वैविध्य होने के बावजूद भी विषयों का प्रतिपादन किस तरीके से किया जाना चाहिए, यह उस दौर की सरस्वती ने जिस तरीके से सिखाया, उस दौर की सरस्वती ने जिस तरीके से हम सभी आज कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि सरस्वती के जितने भी प्रतिनिधि रचनाकार माने जाते थे, जो मुख्य रचनाकार जिसमें सबसे बड़ा नाम और
सबसे विशिष्ट नाम सांस्कृतिक चेतना के अवलंब के रूप में लिया जाता है वो मैथिली शरण गुप्त जी का। ऐसे तमाम सियाराम शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी, हरिओध जी, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, ये सारे के सारे लोग, और इन सब को आधार देने का कार्य उस दौर में जिस माध्यम से हो रहा था, या इनकी वाणी को जनमानस में ले जाने की कोशिश जिस तरीके से हो रही थी, वह उसका प्रमुख माध्यम सरस्वती पत्रिका बनी हुई थी। उस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कार्य अपने समय में किया, जिस प्रकार से एक सांस्कृतिक अवबोध को, सांस्कृतिक समझ को, सांस्कृतिक चेतना को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश, देने का प्रयास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से होता है। मित्रों, यह हमें लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हम सभी कह सकते हैं कि अपनी इस आधुनिक हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक चर्चा के संदर्भ में कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि द्विवेदी युग के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों को, सांस्कृतिक प्रतीक में कर रहा हूं तो इस देश के को एकीकृत करने के जो भाव सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होने चाहिए थे, वह सरस्वती के माध्यम से और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के माध्यम से इस तरीके से अभिव्यक्त हो रहे थे, जिसमें भारत माता के बच्चे, विश्व बंधु तुम हो सच्चे, फिर तुमको किसका भय है, अर्थात जय ही जय है। इस प्रकार की जो चेतना भारतेंदु के समय के आगे के दूसरे चरण में हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों, उनके साथियों के माध्यम से या उस दौर के रचनाकारों के माध्यम से जो मिलती है, उस चेतना से जो कहना चाहिए कि एक नवजागरण की जो अपेक्षा थी, जिस प्रकार से समाज को बनाने की या समाज को जगाने की, चेताने की जो भावना इस दौर के रचनाकारों के माध्यम से व्यक्त हो रही थी, वह भारत के संदर्भ में, इस राष्ट्र के संदर्भ में और भारत की स्वाधीनता के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष था, जिसको इस दौर के रचनाकारों ने जिस तरीके से चेताने की कोशिश की। एक पंक्ति रामनरेश त्रिपाठी जी की कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि उठो त्याग दो द्वेष, एक ही है सबके मत हो, एक ही सबके मत हो, सीख ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हो, भारत की उन्नति सिद्ध से हम सबका कल्याण है। इस प्रकार की भावना कि राष्ट्र को एक करने के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए हमें अपने सारे, कहना चाहिए कि भेदभाव को त्याग कर, तमाम तरह की जो हमारे समाज में विसंगतियां या विडंबनाएं थी, उन्हें छोड़कर एक साथ आने की चेतना, एक साथ आने की पहल इन रचनाकारों के माध्यम से जिस तरीके से हो रही थी, मित्रों, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर है। इसी संदर्भ में एक रचनाकार की चर्चा अगर मैं नहीं करूं तो मुझे लगता है कि ज्यादती होगी, जिस रचनाकार ने, और वो चूंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, हम सभी बार बार उसको दोहराते हैं अनेकानेक संदर्भों में, कि जहां माखनलाल चतुर्वेदी जी जब वे कहते हैं, क्या कहते हैं, वो बड़ी लंबी मतलब लंबी कविता है, उस लंबी कविता में वह प्रश्न भी समाहित है और उसका उत्तर भी समाहित है, जहां वे कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, तो फिर आखिर चाह क्या है? पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की चाह क्या हो सकती है? तो माखनलाल जी उसी कविता में इसका जवाब भी देते हैं। अब हम देखें कि किस प्रकार की भावना, किस प्रकार के त्याग और समर्पण की प्रवृत्ति इन महापुरुषों के माध्यम से व्यक्त हो रही है। जहां वे कहते हैं कि किस चीज की अपेक्षा है, तो कहते हैं कि अपेक्षा यह है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। यह जो भाव आधुनिक चेतना, आधुनिक संदर्भ में हमारे राष्ट्र के उन नायकों के माध्यम से व्यक्त हो रहा था, जिसने इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र की स्वाधीन चेतना को बनाने में मदद ही नहीं किया, बल्कि इस राष्ट्र की स्वाधीन चेतना को विकसित करने के लिए, समग्र राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए जो पहल की, वह
मतलब हम सबके लिए आज केवल अनुकरण का विषय है। इसी संदर्भ में एक और शब्द मुझे एक और कहना चाहिए कि शेर मिला। मैं आपके आज की इस चर्चा के लिए कुछ पक्षों को देख रहा था कि एक कवि हैं उर्दू के, अमीर मिनाई साहब भी उसी दौर के हैं, उसी आधुनिक दौर के पहले या दूसरे चरण के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। उस आधुनिक दौर में अमीर मिनाई साहब जो बात कहते हैं वह आगे चल करके राम प्रसाद बिस्मिल के यहाँ वो चीज आ रही है। इसे वहां जाने के पूर्व में अमीर मिनाई साहब के शब्द को लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल को हम लोग याद करें तो बेहतर होगा, जहां मिनाई साहब कहते हैं कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। ये जो सरफरोशी की तमन्ना का भाव हमें आगे चल करके अपने तमाम राष्ट्र नायकों में मिलता है, और जिस सरफरोशी की तमन्ना के साथ हमारे देश के 20-21 वर्ष के नवयुवक फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये जो तमन्ना हमने कहा ना कि सरफरोशी की तमन्ना का जो भाव इस दौर के रचनाकारों ने, इस दौर में जो एक राष्ट्रीयता, और इस राष्ट्रीयता को मैं बार बार संदर्भित करूंगा कि ये सारी की सारी चीजें इस दौर की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, जिसके संदर्भ में हमें इस राष्ट्रीयता को देखने की आवश्यकता है। यही भाव मैंने कहा कि आगे चल करके बिस्मिल साहब के यहाँ भी मिलता है, जब वे कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो यह जो आतताइयों से, उपनिवेशवादियों से या उन ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का जो भाव हमारे देश में पनपा, और जिसने इस देश की स्वाधीन चेतना को एक करने, एक स्वर देने की कोशिश की, पहल की, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज के इस संदर्भ में देखते हुए। छायावाद हमारा, हम सब जानते हैं कि छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है हमारी भारतीय चर्चा में। भारतीय चर्चा से मेरा आशय यह है कि हम सबके लिए छायावाद की चर्चा, क्योंकि छायावाद एक ऐसा समय रहा है भारतीय इतिहास में, सांस्कृतिक संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, कि छायावाद के माध्यम से, छायावादी रचनाकारों के माध्यम से, छायावाद जिसे अपने आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, उस आधुनिक हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल के दौर के जो रचनाकार हमारे हैं, विशेषकर मैं 3 रचनाकारों की बात का उल्लेख करना चाहूंगा, और 3 में से 2 बड़े महत्वपूर्ण रचनाकार प्रसाद और निराला। महादेवी और पंत का योगदान कम है ऐसा नहीं है, लेकिन महादेवी और पंत का योगदान यानी अन्य संदर्भों में विशेष महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक संदर्भ की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें मुझे लगता है कि अपने प्रसाद और निराला को हमें विशेष रूप से याद करना चाहिए, देखना चाहिए कि भारतेंदु और निराला ने किस प्रकार से इस देश में जो भाव विकसित किया, जो सांस्कृतिक, और प्रसाद जी का तो कहते हैं कि प्रसाद की पूरी लेखनी भारतीय इतिहास का एक प्रकार से उत्खनन है, भारतीय इतिहास की एक प्रकार से पुनर्प्रस्तुति है। उन तमाम ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के भारतेंदु ने जिस तरीके से नाटक रचे हैं, जिस चेतना को लेकर के कामायनी का सृजन हुआ है, जिस भावभूमि पर कामायनी का सृजन हुआ है, ये तमाम चीजें भारतेंदु का प्रसाद का पूरा लेखन हमारे सिर्फ राष्ट्रीयता के भाव को, हमारे सांस्कृतिक एकीकरण के भाव को निर्मित करने की एक पहल, मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल कही जानी चाहिए। इसी प्रकार से निराला जी के यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि निराला ने जिस तरीके से जो बातें निराला ने कही हैं, मैं एक संदर्भ आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा मैं कविताओं के उल्लेख पे नहीं जाऊं, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। निराला जी के संदर्भ में एक बात मुझे रखनी है कि निराला अभी इधर 1978 में एक पुस्तक आई जिसे बहुत रेखांकित किया गया, और इसी अंग्रेजी राज के संदर्भ में
जिस पुस्तक का नाम है ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद की पुस्तक 1978 में प्रकाशित हुई थी, जिस पुस्तक में उन्होंने 1978 मतलब आजादी के बहुत वर्षों बाद, जिस पुस्तक में उन्होंने भारतवर्ष के तमाम उन संदर्भों को, तमाम उन चिंताओं की बात कही है, उन पक्षों को रेखांकित किया है। मैं नोट ये कर रहा हूं कि उनसे भी 50 वर्ष पहले, 78 से भी 50 वर्ष पहले 1928 में इस बात को हमारे निराला जी कह चुके थे। निराला जिस तरीके से अपने काव्य में 1978 के पहले, हमने कहा कि 50 वर्ष पहले निराला ने जो बात कही है, उस बात को उन्हीं शब्दों को कोट करते हुए, क्योंकि बच्चन सिंह के माध्यम से मैं इस बात को रख रहा हूं, तो शब्दों को ही कोट कर देता हूं। अपने समय का अंग्रेज विद्वान प्राचीन भारत के कल्पना लोक में विचरण करते रहने के कारण नवीन भारत के विकृत रूप को देखने का साहस नहीं कर सका। यह बात निराला जी 1928 में मैक्स मुलर, विलियम जोन्स जैसे जितने विचारक अंग्रेजों के माध्यम से इस देश की स्टडी करने के लिए, इस देश के प्राचीन ग्रंथों, इस देश की प्राचीन विरासत, सांस्कृतिक संदर्भों की स्टडी करने के लिए भेजे गए, लाए गए, उन लोगों ने जो बातें कही और जिनको लेकर के तमाम तरह की जो का एक कहना चाहिए कि भावलोक निर्मित कर दिया गया, एक समझ बना दी गई भारत के बारे में, उस पर निराला की टिप्पणी 1928 में आती है, जब ये कहते हैं कि अपने समय का अंग्रेज विद्वान प्राचीन भारत के कल्पना लोक में विचरण करते रहने के कारण नवीन भारत के विकृत रूप को देखने का साहस नहीं कर सका। तो नवीन रूप को देखने का साहस मतलब आधुनिक भारत की समझ को देखे बिना, आधुनिक भारत को समझे बिना, जिस आधार पर विदेशियों ने हमारे देश का जो नक्शा बना दिया था, हमारे देश का जो स्वरूप बना दिया था, हमारे देश के बारे में जो धारणा बना दी थी, उस धारणा पर यह टिप्पणी अपने समय का एक बड़ा ही सुचिंतित रचनाकार, जिसको हमने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, व्यक्त करते हैं। उत्तर छायावाद में और उत्तर छायावाद के तमाम कवि, जिसमें दिनकर और नवीन की चर्चा हम सभी बहुत विशेष तौर से करते हैं। मुझे लगता है कि मैं शायद लंबा खींचता जा रहा हूं, और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि कुछ चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे पास अभी सामग्री इतनी है कि मैं 1 घंटे और आपसे इस वार्तालाप को जारी रख सकता हूं, लेकिन घड़ी में पे मेरी दृष्टि जा रही है, तो मुझे लगता है कि यहीं रुक करके थोड़ी सी आपकी भी बात सुननी चाहिए, और आपकी बात के संदर्भ में अगर कुछ मुझसे बन पड़ा तो अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए समय को देखते हुए मित्रों, मैं बिना आपके टोके अपने आप को यहीं पर रोक लेता हूं, और कोशिश करूंगा कि अगर 5-10 मिनट कुछ अतिरिक्त संयोजक महोदय हमें देंगे तो हम लोग उसमें इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ा सकेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना और यह हौसला दिया। राजश्री जी, राम प्रवेश जी, दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, दोनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपने आप को यहीं पर रोकता हूं। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद सर।